Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the layman way. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स 2022. And if you are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon so that you can be notified about further videos. Thank you so much. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का हम पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ अबाउट काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है? इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में, ठीक है. और किसके बैंक्स पर है? कौन सी रिवर के बैंक पर है ये? दैट इज़ गंगा. ये सब चीज़ें आपको मेन कीवर्ड्स याद रखने हैं. किसके ऊपर डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा. कहाँ पर है? वाराणसी में. कौन सी रिवर के पास है? गंगा, है ना. और ये एक 12 में से एक ज्योतिर्लिंगा है, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास. ये आपको याद रखना है, ठीक है. इसके जो मेन भगवान है वो कौन है? श्री विश्वनाथ एंड विश्वेश्वरा, जिसका मतलब होता है इनकारनेशन ऑफ, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना. तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. काशी विश्वनाथ किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को. वाराणसी में है, गंगा के वेस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगास है, ठीक है. और कौन से भगवान रिसाइड करते हैं यहाँ पे? श्री विश्वनाथ एंड विश्वेश्वरा, और जिसका मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में याद रखनी है. उसके बाद हम बात करते हैं आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम के बारे में. इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी बात किया था, बट उसमें ना थोड़ा कुछ छूट गया था, तो हम उसको अब डिटेल में थोड़ा कवर कर लेंगे. तो ये किसके लिए थी? मैंने बताया था आपको, ये आर्टिशंस जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनके लिए थी. तो उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली है ये कि वो उनकी जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बढ़ा सकें, उनको हम मॉडर्नाइज कर सकें और उससे रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकें. तो ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ मॉडर्नर के, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर है. लॉन्च किसने किया है? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है. इसमें अभी तक 17 आर्टिशंस को 1-1 लाख रुपए का क्रेडिट असिस्टेंस दे चुके हैं ये लोग, है ना. to develop the artisans of the north eastern region by providing them financial assistance in the form of loans. इसमें लोन दिए जाएंगे इनको और उनको उस पर रीपे करना पड़ेगा. तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 6% इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिलेगा, और अगर ये लोग रीपेमेंट शेड्यूल करते हैं तो 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी इनको मिलेगा उसमें, करेक्ट. उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है दैट इज़ कोलेक्टर फ्री. इसमें कोई आपको गिरवी चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी, और सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट है 6% का, जो कि आपको 2 साल में पे करना है. अगर आप रेगुलर पेमेंट करोगे तो 1% का इंसेंटिव है, ये आपको इसमें दिया गया है, जो आपको रिफंड हो जाएगा बाद में. एलिजिबिलिटी कौन कौन से जो आर्टिशंस हैं वो इसमें एलिजिबल है? तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड आर्टिशंस, इंडिविजुअल्स, कुछ वैलिड क्वालिफिकेशंस जिनकी है, कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म वो परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लोन नहीं ले रखा हो उन्होंने किसी बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए. सबसे बड़ी बात बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी में ही ये लोन आएगा, है ना. तो ये सब चीज़ें थी किसके बारे में? हस्तशिल्पकर स्कीम के बारे में, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम के बारे में, ठीक है. उसके बाद आगे बात करते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में. तो ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है. कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में. कहाँ पर है? ये ऊपर, ये बांग्लादेश वाला बॉर्डर ना, तो यहाँ सिक्किम है, इधर है कहीं बक्सा, है ना.
यहाँ ऊपर सिक्किम आ जाता है ना, यहाँ से आपने देखा होगा छोटा सा ये जाता है और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रिवर्स कौन कौन सी पास करती हैं, संकोश, रायदक, जयंती, शूमिया, टुरटुरी, डीमा और नोनानी, ये सारी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं। यहाँ पे आपको मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉक, बैजर एंड जंगल कैट मिल जाएगी। दिस इज जंगल कैट, बिल्ली जैसी है जंगल कैट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की। तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में है। तो ये सब आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में याद रखना है, करेक्ट। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। अच्छा, मेरे को ना एक चीज़ बताना, ये मैं पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ कहाँ मिलता है। क्या ये सिर्फ बंगाल में मिलता है क्या, ये मेरे को आपको बताना है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से एरियाज़ में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, ठीक है, ये आपको मेरे को बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एंडेमिक है। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ये मिलती है। और कहाँ कहाँ मिलती है, गुजरात में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, कर्नाटका में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है और कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में मिलती है। उसके बाद ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, करेक्ट। IUCN इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में है, WPA के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। तो ये आपको सब याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लेप्रोसी की। तो लेप्रोसी क्या है, ये इसको हम बोलते हैं हानसेन्स डिसीज़। तो ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि कौन, पहली बात तो कौन ये कॉज करता है, इसको कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये स्ट्रेन है जो इसको कॉज करता है। इसका बहुत ही बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बहुत टाइम लेता है और इसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जो सरकार है वो इसके अर्ली डिटेक्शन कैंपेन्स लॉन्च करती है। इसमें क्या हो जाता है, रेड पैचेस आ जाते हैं स्किन पर, है ना। उसके बाद आर्म्स और वो जो झुर्रियाँ टाइप की ऐसे पड़ जाती हैं, मतलब ऐसे स्किन जो है ना वो ऐसे ऐसे सी हो जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है और मतलब ऐसे होता है ना क्लमजी सी हो जाती है। ऐसे ही अभी दिखाऊंगा मैं कैसे होती जाती है। हैंड्स, लेग्स सब जगह हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, फीट वीट में अल्सर्स हो जाते हैं, मसल में वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, इस टाइप का। ये देखो, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है लेप्रोसी का, बट इस टाइप से आप देख रहे हो कैसा कैसा हो गया है ना, इस टाइप से हो जाता है लेप्रोसी में, है ना। ये थोड़ा सीवियर वर्जन है, तो इस टाइप से हो जाता है लेप्रोसी में। इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेप्रोसी को एलिमिनेट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से बाय 2030। तो नाम में ही है ना लेप्रोसी इरेडिकेशन, तो लेप्रोसी को इरेडिकेट करोगे, एड्स को थोड़ी करोगे, है ना। तो लेप्रोसी इरेडिकेट हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्वेलियंस, ये क्या है, ये भी वही है। लेप्रोसी को हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, इसको हम कंडक्ट करेंगे दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में, और ये इंश्योर करेंगे कि लेप्रोसी के केसेस जो हैं वो अर्ली पहले से डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज में हम उसको आइडेंटिफाई कर लें ताकि हम प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट दे पाएँ। उसके बाद आगे क्या है, फोकस्ड लेप्रोसी कैंपेन FLC। ये किस लिए है, ये लो एंडेमिक स्टेट्स में जहाँ पे कम लेप्रोसी आ रही है ना, मतलब कम लेप्रोसी के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। और जो लो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हम केसेस को डिटेक्ट करेंगे और स्पेशल प्लान्स बनाएंगे ऐसी जगहों पे डिटेक्ट करने के जहाँ जो बहुत ही हार्ड टू रीच जगह हैं, जहाँ पे नहीं फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे हम ये कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे, करेक्ट। उसके बाद निकुष्ट क्या है, निकुष्ट ये एक रियल टाइम लेप्रोसिस रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है जो इंडिया के अक्रॉस इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये निकुष्ट अगर आ जाए कि निकुष्ट इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो लेप्रोसी एलिमिनेशन चुपचाप मार के आ जाना, ठीक है। उसके बाद 6 शेड्यूल की हम बात करते हैं। तो 6 शेड्यूल किससे डील करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, किसके, ट्राइबल एरियाज़ के 4 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। कौन है, AMTM। AM क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये डील करता है। 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को क्लासीफाई करता है और उसमें हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में होती है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये इस काउंसिल के पास पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है विद इन अ स्टेट। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स देखती हैं, है ना। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कहाँ होता है, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, करेक्ट। तो इसमें पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। गवर्नर इसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को। गवर्नर ये भी बोल सकता है कि कोई एक्ट जो है पार्लियामेंट का
या फिर स्टेट का वो कोई मॉडिफिकेशन के साथ वहाँ पे अप्लाई हो रहा है या अप्लाई ही नहीं हो रहा है ना। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। तो जो भी एक्ट है पार्लियामेंट का या स्टेट का वो जनरली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होता है ना, और अगर अप्लाई होता भी है तो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। गवर्नर के पास बेसिकली ये पावर होती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक 30 मेंबर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिसमें 26 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 4 जो मेंबर्स होते हैं उसको गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ये जो 26 इलेक्टेड मेंबर हैं इनका टेन्योर होता है कितना, 5 साल का, क्योंकि ये इलेक्टेड है ना, तो ये 5 साल का इनका टेन्योर होता है। और बाकी ये जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं, मतलब गवर्नर जब चाहे इनको हटाए, गवर्नर जब चाहे इनको अपॉइंट कर दे। करेक्ट, समझ आया। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये बेसिकली लॉ बनाती है कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पे, है ना, बट ऑल सच लॉज रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। तो हर एक ऐसा लॉ गवर्नर का पहले उस पर साइन होता है ना, गवर्नर उसको अप्रूव करता है तभी वो लॉ उस वहाँ पे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल होता है। दे कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। तो ट्राइब्स के बीच में जो फाइट वगैरह हो जाती है तो उसके लिए, उसके समाधान के लिए ये वहाँ पे लोकल कोर्ट्स बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स बना सकते हैं, डिस्पेंसरीज बना सकते हैं, हेल्थ के लिए मार्केट्स बना सकते हैं, फेरीज बना सकते हैं, फिशरीज बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, और जितनी एक्टिविटीज़ एक डिस्ट्रिक्ट के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कर सकती हैं। करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ मैरिज के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी एक रिसेंटली प्रपोजल पास किया है जिसमें वुमेन की जो लीगल एज है मैरिज की उसको बढ़ाकर 21 ईयर्स करने की बात की गई है। अभी 18 ईयर्स है ना, इससे बढ़ाकर 21 ईयर्स करने की बात की गई है। करेक्ट। तो जो हम थोड़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं पुराने एक्ट्स जो हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है उसमें 18 साल एज है किसकी, लड़कियों की शादी की, और 21 साल है लड़कों की शादी की लीगल एज। ऐसे ही इस्लाम में क्या है, इस्लाम में ये माना जाता है कि जब भी कोई भी मतलब ब्राइड या ग्रूम प्यूबर्टी अटेन कर लेता है उसके बाद उसकी मैरिज वैलिड है। करेक्ट। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट जो था 1954 का, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, ये 18 और वही 18 लड़कियों के लिए और 21 लड़कों के लिए एज को ये स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद ये जया जेटली कमेटी जो थी, जो अभी आई जया जेटली कमेटी, इसने रिकमेंड किया था कि वुमेन की जो मैरिजेबल एज है वो उसको बढ़ा के 21 साल कर देना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया, जया जेटली कमेटी। उसके बाद आगे बात करते हैं लेटर्स रोगेटरी के बारे में। तो ये लेटर्स रोगेटरी क्या होते हैं, ये बेसिकली रिक्वेस्ट होती है जो एक कंट्री का, मतलब एक दूसरी, मान लो 2 कंट्रीज़ हैं ए और बी, है ना, तो ये ए कंट्री का कोर्ट दूसरी कंट्री के कोर्ट को ये लेटर भेजता है, एक लेटर भेजता है और रिक्वेस्ट करता है, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है कि भाई आप हमको असिस्ट करो इन्वेस्टिगेशन में, है ना, किसी क्रिमिनल मैटर के प्रोसिक्यूशन में। तो ये क्या करता है, बेसिकली लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं दैट आर सेंट बाय द कोर्ट ऑफ वन कंट्री टू द कोर्ट ऑफ अनदर कंट्री फॉर ऑब्टेनिंग असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल मैटर। तो किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है प्रोसिक्यूशन का क्रिमिनल मैटर में या इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो हेल्प मांग सकती है दूसरे कंट्री की कोर्ट से। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं लेटर्स रोगेटरी। करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट की। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च, किसको अवार्ड किया गया, एनटीपीसी को दिया गया, कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, सिम्हाद्री में, जो कि विशाखापट्टनम के पास है ना, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में। तो बस यही याद रखना है। उसके बाद इंडेक्स ऑन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश करेगा एक अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो हमारे बच्चे हैं, जो 10 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनकी फाउंडेशनल लर्निंग को इवेल्युएट करेगा, बेसिकली उसका ओवरऑल स्टेट क्या है। तो ये 5 पिलर्स पे बेसिकली रैंक करता है, जिसमें क्या 41 इंडिकेटर्स होते हैं। ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेस टू एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, लर्निंग आउटकम्स हैं एंड गवर्नेंस है। तो ये सारे जो पिलर्स हैं इन पे ये बेसिकली रैंक करता है। इसमें अभी हम बात करें तो लार्ज स्टेट में वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में केरला ने टॉप किया है, और यूटीज़ में लक्षद्वीप की पहली रैंक आई है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मनोहारी गोल्ड टी, ये कहाँ की है, ये असम की है। ये बहुत ही रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो ये आपको याद रखना है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि बहुत महंगी बिकी थी अभी शायद ऑक्शन में, तो इसलिए बस न्यूज़ में थी। ये मनोहारी गोल्ड टी कहाँ की है, बस आप ये याद रखना, असम में है। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। सिंचाई क्या होता है, इरीगेशन, मतलब सिंचाई, इरीगेशन टाइप का, है ना, इरीगेशन।
तो इसमें पानी की अवेलेबिलिटी हम इंश्योर करेंगे, है ना। कृषि है, फार्मर का इरीगेशन को हम इंश्योर करेंगे, उसके लिए योजना है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2015। अरे यार ये क्या होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था कब, 2015 में। ये क्या करेगा, ये बेसिकली फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर जो है, जो खेत में पानी है बेसिकली उसको, उसके प्रेजेंस को ये इंश्योर करेगा और एक्सपैंड करेगा जो कल्टिवेबल एरियाज़ हैं अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। उसके बाद ये फार्म वाटर के यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये सब इसका मकसद है, किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो इरीगेशन से रिलेटेड जितनी भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, हम कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, है ना, अवेलेबिलिटी हम कैसे इंश्योर करा सकते हैं, वो सब ये योजना देखती है। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। तो इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या होगा, ये एम क्या करता है, ये पैसा देगा बेसिकली इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करेगा ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएँ और वो प्रोजेक्ट जो हैं वो जो बीच में छूटे हुए हैं वो मतलब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस प्रोग्राम में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग देगी 90%, जो है वो 90% ऑफ द वाटर कंपोनेंट जो है वो 2 नेशनल प्रोजेक्ट्स का, नेमली द रेणुका डैम प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड, एक मिनट रुक जा रही क्या है, अंडर द प्रोग्राम द सेंट्रल फंडिंग ऑफ 90% ऑफ द वाटर कंपोनेंट फॉर 2 नेशनल प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली 90% फंडिंग 2 मेजर प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है। किसका, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो कि है हिमाचल प्रदेश में, और लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि है उत्तराखंड में, करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हर खेत को पानी के बारे में बात करते हैं। हर खेत को पानी मतलब हर खेत को पानी नाम से ही पता चल रहा है, हर खेत में हम पानी की अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे। किसकी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। हम क्या करेंगे भाई, फिजिकल एक्सेस होना चाहिए इरीगेशन का हर फार्म में, है ना। कल्टिवेबल एरियाज़ को एक्सपैंड करेंगे अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। उसके बाद आगे बात करते हैं साइट्स के बारे में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो इट वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर अ रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड एट द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द IUCN इन 1963। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1973। तो IUCN के बेसिकली IUCN के लिए रेजोल्यूशन से बना था, है ना। उसमें उसके बाद ये फोर्स में कब आया, 1973 में। क्या इंश्योर करता है कि भाई जो ट्रेड है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उसके ट्रेड को कंट्रोल करना बेसिकली, ताकि वो उनका ट्रेड बेसिकली उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, है ना, एक्सटेंड ना हो जाए स्पीशीज़। It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। तो वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, उसको ये इंश्योर करता है, करेक्ट। इसके 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज़ होते हैं जो एक्सटेंशन से थ्रेटेंड है, और ऐसे स्पीशीज़ का ट्रेड जो है वो परमिटेड है बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब नॉर्मली परमिटेड नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जैसे रिसर्च करनी है ना, इस सब चीज़ों के लिए उनको परमिट किया जाता है उनके ट्रेड को। अपेंडिक्स 2 जो होते हैं वो अपेंडिक्स 1 से थोड़े कम थ्रेटेंड होते हैं, है ना। इंक्लूड स्पीशीज़ नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। तो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो एक्सटेंट होने का उनका खतरा नहीं है, बट ट्रेड को कंट्रोल करना पड़ेगा उनके लिए, ताकि हम so that which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival। तो कहीं ऐसा ट्रेड ना हो जो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन करे। अपेंडिक्स 3 वाले जो हैं वो मतलब वो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो एटलीस्ट एक कंट्री में जो है वो प्रोटेक्टेड हो। तो इसमें क्या होता है कि कंट्री जो होती है वो बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमको ये स्पीशीज़ अपेंडिक्स 3 में चाहिए, है ना, तो वो उसको फिर दिया जाता है स्टेटस। इट कंटेन स्पीशीज़ दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज़ आस्क्ड अदर साइड्स पार्टीज़ फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। तो कोई एक कंट्री में इसको प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया रहता है और वो कंट्री रिक्वेस्ट करती है बाकी साइड्स के मेंबर से कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ट्रेड जो है वो कंट्रोल किया जा सके, है ना। उसके बाद टाइफून राय के बारे में बात करते हैं। कहाँ पर आया ये, फिलीपींस में, बस इतना याद रखना। टाइफून राय कहाँ पर आया, फिलीपींस में आया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशन फॉर नेट जीरो प्रोग्राम। ये क्या है, किसने लॉन्च किया, ये बेसिकली लॉन्च किया यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड ने, इन पार्टनरशिप विद सोशल अल्फा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। अब इसका मकसद ये है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को एनकरेज करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ को और प्रोत्साहन देंगे, है ना, ताकि हम नेट ज़ीरो के गोल को अचीव कर पाएँ। मतलब ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो नेट ज़ीरो
एडमिशन करने में हमको हेल्प करें, उनको हम प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर, बाकी हम कंसेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। For more such lectures, you can log on to www.talemanway.com, and we have already started the CSAT course. So please go and register for the course. And we are extensively discussing all the concepts. बहुत ही enriching lecture चल रहा है. So please go and enroll for the course. Thank you so much. You can leave us a review. The link is in the description, and you can also explore our YouTube. So thank you so much. अगले lecture में मिलते हैं. तब तक पढ़ते रहिए, hard work करते रहिए. Bye bye and take care.